हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं S&P ब्लॉक एलिमेंट्स पर। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं S&P ब्लॉक एलिमेंट्स पर, और जहां आपने और मैंने मिलकर कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया था। देखो, क्लास तो होगी, 5, 7, 10 मिनट लेट होगी, मगर क्लास तो होगी भाई, है ना। चलिए सर, आप इतना लेट क्यों आते हो, है ना। चलिए भाई, देखो ऐसा है, 4:40 पर ऑफलाइन क्लास छोड़ी। कितने पर? 4:40 पर। और जहाँ ऑफलाइन थी वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 8 किलोमीटर की। ठीक है, यूँ लगा लो कि गाड़ी को उड़ा कर लेकर आया हूँ, समझे। और उड़ा के लाया तो तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, सामने खड़ा हूँ। ठीक है, चलो करें फिर शुरू करें। क्या पढ़ रहे? वही पढ़ रहे हैं सर। क्या पढ़ रहे हो? S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है नरेंद्र, चिंता मत कर भाई, है ना जी, है ना। चलिए, तो ये कह रहे सर तभी आपके बाल बिगड़ जाते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, चेहरे, बाल, इन दोनों से ज्यादा हम लोगों को करियर संवारना है। क्या संवारना है ना, करियर संवारना है। ठीक है, बिल्कुल। बाल तो अपन बाद में भी सही कर सकते हैं। चलो लास्ट बताओ, इसके बारे में क्या पढ़ाया था। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ग्रुप नंबर 2 के तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। और ग्रुप नंबर 2 के तत्वों को पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा था, वो एक बार थोड़ा सा मुझे बता दो। मुझे जहाँ तक याद है, मैंने आप लोगों को ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ाया था। लास्ट जो अपन लोगों ने डिस्कशन किया था, किसके बारे में पढ़ाया था? ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, बिल्कुल। जहाँ मैंने आपको बताया था कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, यहीं तक बताया था। बिल्कुल सर, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया था। ओके, है ना। हाँ, याद रह जाता है भाई, अब इतने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो याद रहेगा ही ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए सर, इनके रासायनिक गुणधर्म नहीं पढ़ा है। अरे भाई, पहले भौतिक गुणधर्म तो पढ़ ले, रासायनिक तो उसके बाद ही पढ़ेगा ना। ठीक है, चलिए चलो करें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें करवा रहे थे, नहीं करवा दी थी। ठीक है, हिमराज अभी बताया भाई मैंने, है ना। चलो देखो, कितने हो गए पॉइंट ये बता दो। 3 हो गए, 4 हो गए, जो भी हो गया अगला नंबर डाल देना गलनांक। वर्ग 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? क्षारीय मृदा धातुओं की बात कर रहे हैं। अर्थ एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, क्षारीय मृदा धातु। जो भी चल रहा है, ठीक है, उसमें अगला पॉइंट डाल देना गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात करें कि गलनांक होता क्या है। समझो, गलनांक वो ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघलना प्रारंभ कर देता है या गलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो कौन सा बिंदु है? ये 5वां पॉइंट है भाई। ठीक है, जैसा कि आप लोग बता रहे हो 4 हो गए हैं, तो ये 5वां पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक बात है।
कितना, कौन सा पॉइंट होगा, 5वां पॉइंट होगा। तो देखो क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक जो होते हैं वो क्षार धातुओं की तुलना में कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है तो बंध की प्रबलता होती है। क्या होता है? बंध की प्रबलता होती है। ठीक है रमीला, उसके बारे में देखो सब बात कर रहे हैं। ठीक है, पहलगाम टेरर अटैक के बारे में मैं और क्या बताऊंगा, हम लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोगों को भी पता है। ठीक, कुछ हिंसक दरिंदे थे, हाँ, जिन्होंने लोगों का धर्म पूछकर उनको गोली मार दी थी। बहुत खूबसूरत वादी है पहलगाम की, बहुत खूबसूरत स्थान है। मैं भी कभी घूमने गया था। ठीक है, कभी एक समय में घूम कर भी आया हूँ। हाँ, और कुछ हिंसक दरिंदे थे जिन्होंने वहाँ लोगों को 27 लोगों का, ये कह सकते हैं कि खून कर दिया। 27 लोगों की शहादत हुई है। ठीक है, हाँ जी। तो जब ऐसी बातें करते हैं ना तो दिल भर आता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं। भारतीय जो हैं लोग, वो भारतीय सेना जो है, जिस पर हमको गर्व की अनुभूति है, जिसका नाम लेकर ही हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो निश्चित रूप से इनका बदला लेगी। ठीक है जी, आप लोग, हाँ, निश्चिंत रहो, एक दिन समय आएगा। पहले कभी भारत जो है वो सोने की चिड़िया था। ठीक है, हम विश्व गुरु थे, एक दिन हम विश्व गुरु ही बनेंगे और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति और अमन भारत में ही होगा। एक समय आएगा, अच्छा होने में समय लगता है, हाँ, और समय आएगा। जब तक हमारे पास आप जैसे युवा लोग हैं, ठीक है, जो हर मुद्दे को लेकर जागृत है। ठीक है, ये केवल आपके लिए नहीं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने लोग बाद में देखेंगे, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। जब तक आप जैसे युवा लोग हैं जो हर मुद्दे को लेकर जागृत हैं, तब तक देश का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। निश्चित रूप से भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। चलो खैर, अभी हम टॉपिक पर बात करते हैं। महेंद्र, अभी इसके बारे में पता नहीं है, अगर होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, हाँ, अभी जब कभी नया बैच शुरू होगा तो उसके बारे में हम बताएंगे। अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो, हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं, इनके गलनांक जो होते हैं मृदा धातुओं के छोटे आकार के कारण इनके गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, किससे? क्षार धातुओं से अधिक होते हैं। किससे? क्षार धातुओं से कैसे होते हैं? अधिक होते हैं, ज्यादा होते हैं। किन से अधिक होते हैं? जी हाँ, क्षार धातुओं से अधिक होते हैं। ठीक, फिर हम लोग आगे बात करें सिर्फ वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। क्या होगा? आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के कारण गलनांक में कमी आती है। ठीक है, जी हाँ, क्या आकार बढ़ने के कारण क्या होता है? गलनांक में कमी आती है। हाँ जी, ठीक है, चलिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, कहां से जा रहे हैं? ऊपर से नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने पर किस में कमी आती है? सॉरी, आकार में वृद्धि होती है के कारण
गलनांक में कमी आती है। किस में कमी आती है? गलनांक में कमी आती है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घटते जाते हैं। क्या होगा? गलनांक में क्या होगा? कमी आएगी। ठीक है, इसको नोट करो। फिर एक बहुत गजब बात बताऊंगा इसके आगे। भाई मैं कहीं नहीं गया, अरे कहीं नहीं गया, बस नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, गलनांक में कमी आती है, मगर मैग्नीशियम के लिए मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम, हाँ, इस वर्ग की सबसे कठोर धातु है। मैग्नीशियम का गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसलिए क्रम क्या होगा ये सुनो, ये बता रहा था। इसलिए क्रम क्या होगा, ध्यान से सुनो। क्रम होगा बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम के बाद अगला क्या आएगा? कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं, ठीक है। फिर आएगा स्ट्रोंशियम, क्या आएगा? स्ट्रोंशियम। फिर आएगा बेरियम और लास्ट में क्या आएगा? मैग्नीशियम। ये हमारे पास गलनांक का क्रम होगा। क्या होगा? किसका क्रम होगा? गलनांक का क्रम होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, धात्विक और धन विद्युतीय प्रकृति। जी हाँ, ठीक है, धात्विक और धन विद्युतीय प्रकृति छठे नंबर पर बात करेंगे। कौन सी प्रकृति? धात्विक एवं, एक ही लिख लो, धात्विक प्रकृति, मेटेलिक प्रॉपर्टी। देखो, धात्विक प्रकृति क्या है? आयनन एंथैल्पी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागा जा सकता है। आयनन एंथैल्पी मैंने सबसे कम नहीं किया है भाई, ओहो, सॉरी 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 सॉरी, सबसे अधिक होगा, है ना? किसका? इसका जो है सबसे अधिक होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा, और उसके बाद घटता क्रम है।
सबसे ज़्यादा, उससे कम और कम और कम, सबसे कम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धात्विक प्रकृति, कौन सी प्रकृति? धात्विक प्रकृति। ठीक है, हाँ। क्वथनांक और गलनांक में क्या अंतर है? क्वथनांक जिस पर कोई भी पदार्थ उबलता है, गलनांक जिस पर कोई ताप पिघलता है। ठीक है, चलो नरेंद्र, देखो मेरे भाई, आप एक कमेंट बार बार कर रहे हो, आपका कमेंट जो है ना टेक्निकल टीम देख लेती है। ध्यान दो, जब आपकी क्लास चल रही है ना, उस दौरान आप लोगों के कमेंट मैं भी देख रहा हूं, जो व्यक्ति ने, है ना, जो हमारे अपने भाई साहब ने क्लास स्टार्ट की है वो भी देख रहे हैं। उसके अलावा टेक्निकल टीम आपके कमेंट देख रही है और वेब चैट टीम आपके कमेंट देख रही है। आपके कमेंट 4 लोग देख रहे हैं। ठीक है, कोई कमेंट मुझसे मिस हो सकता है तो हमारे भाई साहब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनके अलावा फिर टेक्निकल टीम और वेब चैट टीम सब आपके कमेंट देख रहे हैं। अब आप कह रहे हो सर जीके का फुल टेस्ट पेपर जो है वो डलवा दो डलवा दो डलवा दो। ठीक है, अब भाई आपका कमेंट देख लिया ना, आपका कमेंट जो है वो देख लिया है टेक्निकल टीम ने। अब बार बार एक कमेंट करके आप क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं मिलना मेरे भाई। तो इसीलिए आप क्या करो, आप एक बार कमेंट कर दिया करो, टेक्निकल टीम देख लेती है, जब पेपर डलवाना होगा, पेपर करवाना होगा, वो टेक्निकल टीम डलवा देगी। ठीक है, मैं भी उन लोगों को एक बार बोल दूंगा कि भाई पेपर डलवा दो। अब बार बार आप 40 बार कमेंट कर दोगे ना भाई, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। समझ में आई बात? टॉपिक पर फोकस नहीं रहेगा, बाद में ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, फिर बाद में कहोगे सर इसको वापस से बताओ, इसको वापस से बताओ, ये भी प्रॉब्लम है मेरे भाई। तो कमेंट सेक्शन में कॉपी पेस्ट मत खेला करो। कमेंट सेक्शन दिया है आप लोगों को एक चीज के लिए, ताकि आपका टॉपिक रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सको, या फिर दूसरी चीज जो है वो क्या है कि आपको कोई पीडीएफ रिलेटेड समस्या आ रही हो, कोई ऐप में दिक्कत आ रही हो, उन सब चीजों के लिए। ठीक है, आपने एक बार कमेंट डाल दिया, टीम ने देख लिया, बस। बिल्कुल, लिथियम मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध भी होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। धात्विक प्रकृति के बारे में बात करते हैं। धात्विक प्रकृति में क्या है, जो क्षारीय धातु होती है, क्षारीय मृदा धातु जो होती है, धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है जी, धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होने के कारण क्या होने के कारण? आयनन एंथैल्पी, चलिए, कम होने के कारण क्या होता है? ध्यान देना। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होने के कारण इनकी धात्विक प्रकृति प्रबल होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजी वे में रिलीज कर देंगे, प्रबल होती है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन इजी वे में रिलीज होगा, जाने पर आकार में वृद्धि के कारण धात्विक प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, प्रकृति क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। मेटेलिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। कौन सा नेचर? मेटेलिक नेचर। ठीक है, ये हमारे पास इनके भौतिक गुणधर्म होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें एक और पॉइंट, ठीक है, जहां हम लोग बात करेंगे इनके चुंबकीय प्रवृत्ति की। तो देखो, प्रवृत्ति, मैग्नेटिक नेचर। कौन सा नेचर? मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, कौन सा नेचर? मैग्नेटिक नेचर। देखो,
मैग्नेटिक नेचर में क्या है भाई, इनके धनायन लो, किनके, क्षार धातुओं के धनायन लो। अब लाडलो क्षार धातुओं के जो धनायन बनेंगे आप लोग अच्छे से जानते हो, क्षार धातुओं के जो धनायन बनते हैं वो क्या बनते हैं, M+2 बनते हैं। ठीक है जी हाँ। क्षारीय मृदा धातुओं के धनायन चलिए हाँ जी, क्या होते हैं, M+2। ठीक है, कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय, कैसे, प्रतिचुंबकीय एवं रंगहीन होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। ठीक है जी हाँ। चलिए, धात्विक में आयनन एंथैल्पी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है ना, आयनन एंथैल्पी कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, ये अपने पास स्थिति है, ये अपने पास बात है। ठीक है, चलो एक सिंपल सी बात, ये हमारे पास इनके भौतिक गुणधर्म है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनमें जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। किनके बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्मों के। क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। किनके रासायनिक गुणधर्म, क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ एल्कली मेटल्स। क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। देखो, क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, है ना जी। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। क्यों, क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी कम होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। ठीक है, ये क्या कर देती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। अब देखो, लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 से ज्यादा हो जाएगी। वर्ग 1 से ही तो ज्यादा होगी, वर्ग 2, 3 से तो कम होगी। बस वही लिखा है हमने भी। देखो, इस पॉइंट में हमने क्या लिखा है, आयनन एंथैल्पी कम है। हमने ये तो नहीं लिखा कि सबसे कम है, ये ध्यान दो भाई, हमने ये लिखा है कि कम है, ये तो नहीं लिखा क्या कि सबसे कम है। सबसे कम किसकी होती है, वर्ग 1 की, उससे ज्यादा वर्ग 2 की, फिर वर्ग 3, 4, 5 ऐसे क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो भाई, यहां साइड में लिख लो, क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी। पढ़ा रखा है उसके बावजूद इतनी बात है, आयनन एंथैल्पी क्षार धातुओं से अधिक होती है, अधिक। ये तो फैक्ट है, मगर ऐसा थोड़ी है कि सबसे ज्यादा है, ऐसा थोड़ी है मेरे सखा कि सबसे ज्यादा हो जाएगी, नहीं ना, बाकियों से तो कम होगी ना, बाकियों से तो कम होगी ना यार, इसीलिए लिखा है कि कम है, ये नहीं लिखा कि सबसे कम है।
सबसे कम किनकी है? क्षार धातुओं की। किसकी? क्षार धातुओं की। ठीक है, उसके बाद किसकी है? क्षारीय मृदा धातुओं की। नॉर्मली कम होती है। ठीक है, चलो यहां पर इस स्टेटमेंट को मैं लिखने वाला था वैसे। चलो हम क्या कह रहे हैं? क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी, क्षार धातुओं से कम होती है। किससे? क्षार धातुओं से कम होती है। फिर भी, ठीक है, हाँ जी, फिर भी ये क्या करते हैं? ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बनाते हैं? M+2 आयन बनाते हैं। आसानी से कर रहे हैं मतलब क्रियाशील है। अतः ये भी क्या होते हैं? उच्च क्रियाशील होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। और इनकी रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनकी क्रिया जो है वो किसके साथ करा देते हैं? वायु के साथ क्रिया करा देते हैं। किसके साथ? वायु के साथ क्रिया करा देते हैं। ठीक है, किसके साथ? वायु के साथ क्रिया करा देते हैं। सबसे पहले वायु मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिखो या डाई ऑक्सीजन लिखो, दोनों एक ही बात होती है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन लिखो या डाई ऑक्सीजन से क्रिया। देखो डाई ऑक्सीजन क्या करेगा? डाई ऑक्सीजन इनको जला देगा। डाई ऑक्सीजन क्या करेगा? इनको जला देगा। और जब किसी वस्तु का दहन होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? जी हाँ, इनकी रिएक्टिविटी में जैसे ही कंबशन होगा, जैसे ही दहन होगा, वैसे ही क्या होगा? बिल्कुल सही समझ रहे हो। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं की O2 से क्रिया द्वारा इनका दहन होता है, मतलब कंबशन होता है, जिससे देखो दहन हो गया। ठीक है, हाँ जी, भाई आकार कम हो रहा है मगर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ये धातु है। धातु की प्रकृति ही इलेक्ट्रॉन त्याग की होती है, जिससे क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। कैसे? जैसे आपने बेरिलियम की क्रिया करा दी, बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की क्रिया करा दी प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आपने कैल्शियम की क्रिया करा दी, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। दहन हो रहा है, ठीक है, जी हाँ। चलिए, ठीक है, क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। कंबशन जब जब होगा तो अपने पास क्या होगा? जी हाँ, कंबशन जब जब होगा तो अपने पास क्या क्या होगा? बिल्कुल, ठीक है, तो अपने पास क्या होगा? देख लो अच्छे तरीके से, ऑक्साइड्स का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऑक्साइड्स का निर्माण होगा। ठीक है, आगे की बात समझो। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है,
ठीक, अच्छा अब आगे देखो, आगे की बात देखो, है ना जी। हाँ महेश, ये वाली बात अपन पी ब्लॉक में पढ़ लेंगे, ठीक है मेरे भाई, पी ब्लॉक में पढ़ा दूंगा। अभी एस ब्लॉक चल रहा है ना दादा, ये समझ लो, ठीक है। ध्यान से सुनो अब आगे की बात। आप लोगों को याद है हमने आपको क्या पढ़ाया था, है ना, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड सब पढ़ाए थे, ठीक है। क्या पढ़ाए थे, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, ठीक है। तो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। हाँ ये सब क्या बनाते हैं, सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं या मोनो ऑक्साइड बनाते हैं जी। मगर बेरियम और स्ट्रोंसियम जो है वो क्या बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, बेरियम, ये सब क्या बनाते हैं, ये सारी की सारी धातुएं ऐसी हैं जो क्या बनाएंगी, इनको एक लाइन में लिख लेता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, ठीक है। ये सब क्या बनाते हैं, सभी सामान्य ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सामान्य ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। कर दिया रजनी, उसको सही कर दिया, ठीक है। क्या बनाती है, सामान्य ऑक्साइड बनाती है, ठीक। अब एक बात बताओ, इसका सामान्य ऑक्साइड क्या होगा, बेरिलियम ऑक्साइड। इसका सामान्य ऑक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सामान्य ऑक्साइड क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंसियम ऑक्साइड। और इसका सामान्य ऑक्साइड क्या होगा, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। ये बन जाएंगे, है ना, ये बन जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें तो हम लोगों को एक बात और समझनी है, क्या कि भाई जो बेरियम और स्ट्रोंसियम होते हैं ना, ये दोनों परऑक्साइड भी बनाते हैं। कौन कौन, बेरियम और स्ट्रोंसियम, या स्ट्रोंसियम व बेरियम, ये क्या बनाते हैं, ये परऑक्साइड भी बनाते हैं। क्या बनाएंगे, परऑक्साइड भी बनाते हैं। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट में लिखो। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कमेंट में लिखो, ठीक है। आकार जो है उसकी वजह से, किरण, ठीक है ना, आकार की वजह से, ठीक है। जल्दी से देखो, स्ट्रोंसियम का ऑक्साइड क्या होगा, Sr2O2, ठीक है। हाँ जी, नहीं, SrO2। और बेरियम का क्या होगा, BaO2, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो, है ना। इसको कहेंगे स्ट्रोंसियम परऑक्साइड। क्या कहोगे, स्ट्रोंसियम परऑक्साइड, और इसको कहोगे बेरियम परऑक्साइड। क्या कहोगे, बेरियम परऑक्साइड, ठीक। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सबने। परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है भाई, इस पर ध्यान देना कि छोटे आकार के कारण, क्षार धातुओं से तो आकार छोटा है, छोटे आकार के कारण क्षारीय मृदा धातु जो है, कौन सी धातु, क्षारीय मृदा धातु सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती, सुपर ऑक्साइड, जहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है, ठीक है, नहीं बनाती है।
ठीक है ना, छोटे आकार के कारण। जी हाँ, ठीक है। चलो, एक अपने पास बात ये आ गई है, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड बने हैं उनके गुणधर्मों की। ठीक है ना, क्षारीय धातुओं के ऑक्साइडों के गुणधर्म। ऑक्साइडों के गुण। गुण, क्षारीय धातुओं के ऑक्साइडों के गुण क्या क्या हैं, सुनो भाई। क्षारीय धातुओं के ऑक्साइडों के गुणधर्म जो हैं, इनमें सबसे पहला गुण जो है वो ये है कि भाई सभी क्षारीय धातु ऑक्साइड जो होते हैं, सभी या इन सभी ऑक्साइडों का आकार या संरचना, ऑक्साइडों की संरचना किसके जैसी होती है, रॉक साल्ट के जैसी होती है। रॉक साल्ट जानते हो, नमक। रॉक साल्ट क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, जी हाँ। चलिए, रॉक साल्ट क्या होता है, नमक होता है, NaCl के जैसी होती है। मगर यहां एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर। बेरिलियम ऑक्साइड का आकार छोटा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, परऑक्साइड में Sr2O2 नहीं होता क्या, नहीं भाई, परऑक्साइड में Sr2O2 नहीं होता है, SrO2 होता है। ठीक है जी। सर क्या दूसरे वर्ग के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है तो क्या ये सभी उत्कृष्ट गैसें बन जाएंगी? उत्कृष्ट गैसें नहीं बनेंगी, उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेंगी। ठीक है, उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेंगी, उत्कृष्ट गैसें नहीं बनेंगी। उत्कृष्ट गैस बनना और उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण करना अलग अलग बात होती है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों के जैसा विन्यास हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात सुनो इसमें, सेकंड पॉइंट ये है कि बेरियम ऑक्साइड जो होता है ये सहसंयोजी है, सहसंयोजक। कैसा है, सहसंयोजक। क्यों है, छोटे आकार के कारण। कैसे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण। ठीक, और बाकी जितने भी है से सभी ऑक्साइड किसके, वर्ग 2 के ऑक्साइड कैसे हैं, आयनिक है। कैसे हैं, आयनिक है। कैसे हैं, आयोनिक है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये ऑक्साइड ऊष्मा के प्रति कैसे हैं, स्थायी होते हैं। चलिए, क्या ये ऊष्मा के प्रति कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ये ऑक्साइड ऊष्मा के प्रति स्थायी है। किसके, ऊष्मा के लिए या ऊष्मा के प्रति कैसे हैं, स्थायी है, स्टेबल है। कैसे हैं, स्थायी है। नरेंद्र, रेखा, एक बात को समझो। आपने कह दिया, देखो आप बार बार एक ही कमेंट करते हो, मगर आपको मैंने बेटा पहले भी बोला है ना, और ये बात सब सुनेंगे, स्पेशली इन दोनों के लिए नहीं है, सब सुनेंगे। अपना जो मस्तिष्क है सोचने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आपने कहा कि सर क्या स्ट्रोंशियम परऑक्साइड Sr2O2 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। क्या होगा, Sr2O होगा। क्या होगा, Sr2O होगा, सॉरी
SrO2 होगा। ठीक है, फिर आप ये लिख रही हो कि सर परऑक्साइड तो M2O2 होते हैं। बेटा ये केवल क्षारीय धातुओं में होते हैं। किसमें होते हैं? क्षारीय धातु में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्षारीय धातु में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 की होती है, जबकि क्षारीय मृदा धातु जो होती है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, क्या लाड लो ध्यान देना, क्षारीय धातु में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? M+2 की होती है। किसकी होती है? M+2 की होती है। अब आप खुद देखो, एक सब्सटेंस है M जिस पर +2 आ रहा है, एक है ऑक्सीजन, परऑक्साइड में कितना होता है? -1। बराबर है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसका गुणा 2 से करेंगे, तो इसका गुणा भी 2 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? MO2, ये होगा परऑक्साइड। समझ में आ गई बात? आप जिस चक्कर में रह रहे हो, आप रह रहे हो क्षारीय मृदा धातुओं के चक्कर में। क्षारीय मृदा धातु जो है उनके साथ इनकी तुलना करनी है, तो M+1 और M+2 की बात करो। ठीक है ना जी? ठीक है, बिल्कुल दे सकते हो ब्रजेश पटेल। ठीक है, M+1 और M+2 की बात करो, ना कि केवल इस पर बात करो। ये क्षारीय धातुओं के लिए होता है और वो क्षारीय मृदा धातुओं के लिए होता है। क्षारीय मृदा धातु में क्या होगा? परऑक्साइड MO2 होगा। क्या होगा? MO2 होगा। तो जो ये मस्तिष्क है ना लाडलो, इसे सोचा भी करो, बिना सोचे बात नहीं बनेगी। समझे? बिना सोचे बात नहीं बनेगी। समझ में आई बात? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नहीं है? ओके, यही तो समझा रहा था। चलो आगे बात करते हैं। हाँ जी, देखो यहां बात करते हैं नेक्स्ट बात यह है कि बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो होते हैं ये जल में अविलय होते हैं। कैसे हैं? अविलय। शेष जो ऑक्साइड है, शेष ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या करके? क्रिया करके किससे क्रिया कर रहे हैं? जल से क्रिया कर रहे हैं। जब ये जल से क्रिया करते हैं तो संगत हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब कैल्शियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, स्ट्रोंशियम अपना, बेरियम अपना, संगत हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या हो जाएगी इसके लिए रिएक्शन? देखो क्या होगी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, चलो एक और बात बताता हूं। इसको हटा रहा हूं, चलो रहने देता हूं, लास्ट में आ जाएगा ये। ठीक है, पीडीएफ में ऑक्साइडों के गुणधर्मों की लास्ट प्रकृति देखो। बेरियम ऑक्साइड जो होता है ना, क्या बेरियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी है। कैसा है? उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब समझते हो? प्यार से इसको कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। ठीक है, क्या होते हैं एम्फोटेरिक? उभयधर्मी या एम्फोटेरिक क्या होते हैं लाडलो? उभयधर्मी या एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुणधर्म होते हैं। ठीक है, कौन से? एसिडिक और बेसिक, अम्लीय व क्षारीय दोनों गुणधर्म प्रेजेंट है। क्षारीय दोनों गुण प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? प्रेजेंट। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज क्या है? प्रेजेंट है। मगर शेष जितने भी ऑक्साइड हैं, शेष ऑक्साइड ये कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
शेष ऑक्साइड कैसे हैं? क्षारीय होते हैं। कैसे? क्षारीय। ठीक। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। बढ़ती है। ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाएगी। कौन सी प्रवृत्ति? क्षारीय प्रवृत्ति। एल्कली नेचर जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा क्षारीय कौन होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा क्षारीय कौन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा कौन होगा? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा कौन होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास इनकी क्षारीय प्रकृति है। इसके बाद इनकी जल से क्रिया कराएंगे, हैलोजनों से भी क्रिया कराएंगे, सब क्रिया कराएंगे, मगर वो सारी बातें करूंगा मैं अगली क्लास में। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, निरंतर पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ विराम देता हूँ। अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे। और सब कुछ PDF से नोट कर लेना। राधे राधे।